हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4। यूनिलेटरल एंड बायलेटरल हम लोग नेचर ऑफ एलिमेंट पढ़ रहे थे। तो हमारा यूनिलेटरल और बायलेटरल रह गया था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, देन फोर्थ। ओके, आई वी। अगर जब भी हैव सिमेट्रिकल कर्व, तो यहाँ पर जब भी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में या सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल कर्व है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो बाइलेटरल एलिमेंट है। अदरवाइज इट इज़ नोन एज यूनिलेटरल एलिमेंट। ठीक है, सो हैव सिमेट्रिकल कर्व देन बाइलेटरल। ओके, अदरवाइज यूनिलेटरल। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हो गया यूनिलेटरल और बायलेटरल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, जैसे अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इस तरह से ये 5 है, ये -5, दोनों सेम है, यू सिमेट्रिकल है, मतलब ये क्या है, बायलेटरल। ठीक है, लेकिन इसी में भी एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। जैसे ये है, ये हमारे पास 2 है और ये -3 है, मतलब ये इसका जो वैल्यू है अलग अलग है, मतलब ये यूनिलेटरल है। ठीक है, इसको बायलेटरल नहीं बोलेंगे, अब ये सिमेट्रिकल नहीं शो हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो नेचर ऑफ एलिमेंट था में हमारा है टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, तो अगर इफ़ आई वी कर्व रिमेन सेम फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी, देन इट इज़ टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज इट इज़ टाइम वेरिएंट। मतलब अगर टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो टाइम वेरिएंट है। अगर आई वी कर्व जो है वो सेम है सारी वैल्यू के लिए, टी की सारी वैल्यू के लिए, तब हम उसको टाइम इनवेरिएंट कहेंगे, क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लिख भी देती हूँ यहाँ पर मैं, इफ़ IV curve remains same for all values of t, then it is time invariant, otherwise it is time variant। ओके, तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे हमने सबके देखे हैं। तो एक हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर, जैसे ये है। ठीक है, तो ये m क्या है, इसमें कांस्टेंट है, t की सारी वैल्यू के लिए। देखिए t = T1, T2, T3, Tn तक। ओके, तो ये टाइम इनवेरिएंट है। ठीक है, अगर ये स्लोप चेंज हो रहा है, ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, t = T1 पे, t = T2 पे, t = T3 पे, तब हम इसको क्या कहेंगे, टाइम वेरिएंट कहेंगे। ये समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ एंड कंडीशन फॉर करंट फ्लो एंड शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट कंडीशन। सो कंडीशन फॉर करंट फ्लो, मस्ट कंडीशन बोलनी चाहिए इसको। ठीक है, सो कंडीशन फॉर करंट फ्लो, मस्ट कंडीशन। ठीक है, इसको मस्ट कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, द सर्किट और नेटवर्क मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोज पाथ। ठीक है, वन क्लोज पाथ होना ही चाहिए। ठीक है, सो द सर्किट और नेटवर्क मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोज्ड पाथ। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है, देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स। ठीक है,
एक इंडिपेंडेंट सोर्स तो होना चाहिए, आइदर वो वोल्टेज सोर्स हो सकता है या करंट सोर्स हो सकता है। तो देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट सोर्स। आइदर वी और आई। ओके, थर्ड कंडीशन क्या होगी, देयर मस्ट बी अ रिटर्न पाथ फॉर करंट। ओके, सो देयर मस्ट बी अ रिटर्न पाथ फॉर करेंट। ओके, अगर इसमें से तीनों में से इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन फेल्स देन सच अ नेटवर्क और सर्किट इज नोन एज डेड सर्किट। ठीक है, अगर ये तीनों फेल होती है, इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन fails, then such a network or circuit is known as dead circuit. Okay, ठीक है, समझ आ गया। सो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक सर्किट दिया हुआ है। अब हमें देखना है कि ये कैसा सर्किट है। ठीक है, तो हमारी कंडीशन 1 क्या थी, सेटिस्फाई कर रही है कि कंडीशन 1 क्या थी हमारी, कि द सर्किट और नेटवर्क मस्ट हैव एटलीस्ट वन क्लोज पाथ। ठीक है, क्लोज पाथ तो है, ठीक है, मतलब 1 क्लोज पाथ है, 2 3 है। ठीक है, तो सेटिस्फाई कर रही। सेकेंड कंडीशन क्या कह रही थी कि मतलब यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, देयर आर मस्ट बी वन इंडिपेंडेंट सोर्स। ओके, आइदर वोल्टेज सोर्स हो सकता है या तो करंट सोर्स। पर यहाँ पर कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स दिख रहा है कि आपको, नहीं, ये क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन कहती है कि इफ़ एनी वन ऑफ द कंडीशन देयर मस्ट बी अ रिटर्न पाथ फॉर करेंट। ठीक है, रिटर्न पाथ तो है क्योंकि पूरा शॉर्ट सर्किट एकदम क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, तो हम बट एक भी कंडीशन अगर हमारी फेल हो गई तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेड सर्किट। तो ये हमारा क्या है, डेड सर्किट है। अब कंडीशंस क्या क्या आती है डेड सर्किट में, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो डेड सर्किट मतलब क्या, इन अ डेड सर्किट क्या होता है। सो इन अ डेड सर्किट ऑल करेंट्स विल बी ज़ीरो। सारी करेंट्स क्या होगी, ज़ीरो। ऑल करेंट्स विल बी ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट क्या होगी, ऑल वोल्टेजेस विल बी ज़ीरो। ये सब चीज़ें हमको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएंगी। जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमको सबसे पहले ये चेक करना होता है। पता चला हम सॉल्व ही किए जा रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पर हमको पता ही नहीं डेड सर्किट होता है क्या। भाई यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो इट इज़ अ डेड सर्किट। ओके, इसीलिए ये ज़रूरी होता है। फिर ऑल पावर्स भी ज़ीरो। ठीक है, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टर्मिनल विल बी एग्जिस्ट करेगा। सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ऐसे डेड सर्किट में। सो ओनली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी टर्मिनल, जहाँ से भी हमको निकालना है, जिस टर्मिनल्स के अक्रॉस, सो विल एग्जिस्ट। ओके, मतलब आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या तो हम थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं या तो फिर हम लोग उसको नॉर्टन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ आ गया। डेड सर्किट का हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक सर्किट दिया हुआ है, हम इसमें तीनों कंडीशन देखेंगे। फर्स्ट क्या कंडीशन है हमारी, कि क्लोज पाथ होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, कि इंडिपेंडेंट सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि करंट को रिटर्न पाथ मिलना चाहिए। ठीक है, तो क्लोज सर्किट तो मिल गया हमको, एक क्लोज सर्किट। ठीक है, यहाँ पर मिल गया, मतलब क्लोज्ड पाथ मिल गया। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से करंट आई जा रही है, इसको रिटर्न पाथ मिल रहा है क्या, आई को नहीं मिल रहा है, मतलब नो रिटर्न पाथ, देयर इज नो रिटर्न पाथ। समझ आया, देयर इज़ नो रिटर्न पाथ। ओके, इंडिपेंडेंट सोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है,
इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्लोज सर्किट भी, क्लोज्ड पाथ भी मिल गया हमको, एक ऐसा छोटा सा नेटवर्क मिल गया यहाँ पर कि क्लोज्ड है, ठीक है। बट यहाँ पर देयर इज़ नो रिटर्न पाथ, इंडिपेंडेंट सोर्स भी मिल गया, मतलब एक कंडीशन फेल होगी, इसका मतलब क्या हो गया, डेड सर्किट। यूजलेस सर्किट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, यूजलेस सर्किट और डेड सर्किट। मतलब इसका मतलब क्या है, हम लोग किससे डिसाइड करेंगे कि ये डेड सर्किट है? इट्स डिसाइडेड बाय करंट फ्लो, ओके। सो यहाँ पर कैसे डिसाइड हुआ? इट्स डिसाइडेड बाय करंट फ्लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम आर ए बी डिफाइन कर सकते हैं, आर ए बी इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर टी एच। कैसे डिसाइड करेंगे? शॉर्ट कर देंगे, 1.5 आ जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। ये पैरेलल में हो गया, ये शॉर्ट हो गया, यहाँ से 1/2 मतलब 0.5, और ये सीरीज़ में आ गया तो 1.5 ओम आ गया, ठीक है। सो दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया, हम लोग अब कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये डेड सर्किट है या नहीं है, ठीक है। तीनों कंडीशन अप्लाई करके देख लेना है और क्लियरली हमारे माइंड में ये समझ लेना है कि हाँ ये डेड सर्किट है या नहीं है, ठीक है। अब ओम्स लॉ देखेंगे, वैसे तो सबको पता ही होता है। सो ओम्स लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो भी है वो कांस्टेंट होती है, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर सब कांस्टेंट होते हैं, तभी अप्लाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्किट मान लेते हैं, हमारे पास एक्स एलिमेंट है, प्लस माइनस वी आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा 1/r इंटू वी, और वी इज इक्वल टू आर आई। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे ये कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। बस इतना याद रख लो। और आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए होता है, ये भी बात याद रख लेना। यहाँ पर रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है अगर किसी भी कंडक्टर की, एरिया ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। वैसे तो इसमें बहुत सारा हम लोग स्लोप पे ग्राफ भी देख सकते हैं, पर इतना हम लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़े से हम बात कर लेंगे KCL के बारे में। KCL क्या होता है? एट एनी नोड समेशन ऑफ आई नोड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एट एनी नोड